हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। तो फाइनली आज की इस क्लास में इंडियन इकोनॉमी के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन यूजली बनते नहीं है। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट 3 या 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, लगभग 80 टू 100 क्वेश्चंस अगर हम लोग देख लेंगे, तो इसमें 90% चांस है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आगे भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो चैनल पे बने रहें आप लोग। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। एक साइड आप देख सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन है, दूसरी साइड इंग्लिश में है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने कोशिश की है बाइलिंगुअल चीजें रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन। आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे। जो जानते हैं वो लोग कमेंट भी करते रहेंगे साथ ही साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हाउ इज इंडियन इकोनॉमी लाइक? या कभी कभी पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था है डैश करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी व्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें किस टाइप की इकोनॉमी है आपको बता दें। इसमें हम बहुत सारी चीजों को जानते भी चलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर इकोनॉमी मतलब हर देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, उसकी कुछ कुछ खूबियां होती हैं। तो उसमें जो आप वर्ल्ड में देखेंगे तो यूजली 3 टाइप की पाई जाती है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मैं अभी आपको बताऊंगा इनमें क्या अंतर है। बी जो है कम्युनिस्ट हो गया। फ्री इकोनॉमी यूजली ये कंसेप्ट कहीं कम ही दिखता है। और डी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं, तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब है कि इसके अंतर्गत या इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी आप कह सकते हैं फीचर हैं और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के भी फीचर हैं। दोनों की विशेषताएं हमारे इंडियन इकोनॉमी में है। अगर अब बात की जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ की है, तो वो है यूएसए, यूके, ऐसे स्टेट्स में जो है वो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मिलेगी, जहां पे जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं। वहां पे यूजुअली मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट के अंडर में बहुत कम चीजें रहती हैं, खासकर बिजनेसेस और ऐसी चीजें। कम्युनिस्ट इकोनॉमी अगर आप देखनी है तो आप देख सकते हैं रशिया, रूस को। और आप रशिया या चाइना को आप देख लीजिए, हमारा पड़ोसी है। यहाँ की इकोनॉमी जो है इसका मतलब होगा कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के, वो मतलब आप जितने भी रिसोर्सेज होंगे कंट्री के, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। तो वो ऐसी इकोनॉमी यूजुअली कम्युनिस्ट इकोनॉमी में आता है। और जब जो आप रिसोर्सेज हैं आप इनके कंट्री के कह लीजिए या इनके कंटिनेंट के कह लीजिए, वो अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है तो उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसी से रिलेटेड है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? अब वही जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो कुछ आइडिया लग गया होगा। ऑप्शन देख लीजिए। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, या छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। इसका मतलब इंग्लिश में आप देखेंगे अगर ऑप्शंस को, प्रमोशन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर, कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। आपको बता दें जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर मैं हिंदी का बता भी रहा हूं तो आप फोकस करें, आप क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि मे भी आगे पॉसिबल नहीं होगा कि सारे ऑप्शन को मैं पढ़ूं एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का मीन क्या है उसको जान लीजिए। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी। हालांकि ये सारी इकोनॉमी में होता है कि वो अपने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसको आप समझ लीजिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हमारे देश में आप देखेंगे बहुत सारे जो रिसोर्सेज पे आप कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अडानी अंबानी, ये सब ग्रुप जो हैं
ये प्राइवेट सेक्टर है और इनका भी बहुत हद तक बहुत सारे रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल है। और बहुत सी जगहों पे जैसे रेलवे हो गई, तो इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सरकारी मतलब गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और कुछ हद तक प्राइवेट ट्रेन्स भी अब चलने लगी हैं। तो इस तरीके की जहाँ पे इनका कोएग्जिस्टेंस हो जाता है इन दोनों चीज़ों का, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की संख्या या कह लीजिए इनका रेशियो ज़्यादा होता है, और यहाँ पे आप देख पाएँगे कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो आपको जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उसमें देखने को मिलता है, वाइस वर्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसको आप बताएंगे आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया इज काउंटेड एज। आप इंडिया को, आप वर्ल्ड जो है इंडिया को किस तरीके से देखता है, किस कंट्री के रूप में? क्या बैकवर्ड नेशन, पिछड़े राष्ट्र के रूप में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकसित राष्ट्र के रूप में तो अभी हम विकसित में नहीं आते हैं, तो हम किस में आते हैं? हम आते हैं विकासशील राष्ट्र के रूप में। मतलब इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे एज ए डेवलपिंग कंट्री, कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर रही है। जो डेवलप कर चुके हैं, ये हालांकि एक पैमाना बनाया गया है वर्ल्ड लेवल पे, तो उनको विकसित राष्ट्र कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो यूएसए हो गया, उसके बाद आप जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूजली जापान हो गया, तो इनको फ्रांस हो गया, इनको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाता है। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलपिंग, विकासशील राष्ट्र के आप कह सकते हैं इसी कैटेगराइजेशन में आती हैं। तो इसका आंसर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ये भी क्वेश्चन इससे कई बार बनता है। क्वेश्चन 4 आप देख पाएंगे, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो जीडीपी में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है, या जीएनपी कह लीजिए, जीडीपी जीएनपी को आप बस बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि ये देश की तरक्की को बताता है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र जो है वो सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो अगर आपको बता दें, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग यूजली 3 सेक्टर में देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक सेक्टर या क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय सेक्टर, यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वही इसका हिंदी है, तृतीयक, द्वितीय और यहाँ पे प्राथमिक। प्राथमिक सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर है, जिसपे हमारे इंडियन, मतलब आप कह सकते हैं कि इसी पे मैक्सिमम पॉपुलेशन बेस्ड है। द्वितीय जो होती है वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो गई, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। टर्सरी क्षेत्र उसको कहा जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे एयरटेल, जियो, ऐसे ढेर सारी कंपनियां, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो। तो ये जो कंपनियां, इंडियन कंपनी है जो आईटी सेक्टर है, इसको आईटी सेक्टर भी आप नाम दे सकते हैं, ये सारे सेक्टर टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी जीएनपी सबसे ज्यादा है। तो इसका आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे अगर वन लाइनर की तरह, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जाम से पहले आप एक बार उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पे है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपको बता दें जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा इकोनॉमी के नेचर को देखा कि वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट और मिक्स्ड थी। अब आपको बता दें यूजुअली जो इकोनॉमी होती है वो 2 टाइप की मानी जाती है, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब इनमें क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे और आप सभी लोग ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। मतलब ऑप्शन आप हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं। प्लीज इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप कंफर्टेबल हिंदी में हैं तो हिंदी के ऑप्शन को आप पढ़ लें। इसका राइट आंसर जो होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें न तो आयात हो न तो निर्यात हो। आपको बता दें हमारे देश में एक समय तक, आप मान लीजिए 1990 से पहले तक के समय में अधिकतर आयात निर्यात पे फोकस नहीं किया जाता था। उसके बाद से आप सभी लोगों को एक कंसेप्ट पता है, एलजीपी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसके आने के बाद क्या हुआ कि चीजों को अब हम इंडिया में भी अब वर्ल्ड से चीजों को मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, तो ये होने लगा।
जब जिस कंट्री में आयात निर्यात नहीं होता है उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, मतलब वो कांटेक्ट नहीं चाहते हैं वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से या उनके प्रोडक्ट से। आज के समय में इंडियन की इकोनॉमी जो है वो ओपन है, ओपन इकोनॉमी है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप वर्ल्ड की कोई भी चीज आप नेट के थ्रू या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के थ्रू आप मंगा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप सेल भी कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में। तो इस तरीके से इसको ओपन इकोनॉमी अब हो गई, लेकिन पहले नहीं थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम लोग बात करें कि कितने परसेंटेज जो है वो इंडियन लेबर इसमें लगा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इतने परसेंट लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं या उसमें लगे हुए हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं 48%, 50%, 54 एंड 64। आपको बता दें ये डेटा हमेशा वेरी करता है, लेकिन इतना भी ज्यादा वेरी नहीं करता है। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टिक करेंगे। आप सभी लोग अगर जानते हो तो आंसर भी करें, आप टिक करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी है 54%। और ये डेटा चेंज होता है, हमेशा सर्वे आता है तो कभी 52 हो जाता है, कभी 53, पहले 46 कुछ समय पहले। तो इसलिए अभी जो रिसेंट में वो 54 है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोस्टली, किस टाइप की बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक है? तकनीकी बेरोजगारी है। तकनीकी बेरोजगारी कोई ऐसा टर्म अभी तक है नहीं इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए आप इसको पहले ही कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, टेक्नोलॉजिकल को कैंसिल कर देंगे। चक्री, घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये तीन मेन टाइप की बेरोजगारी या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम लोग किसी एक क्लास में समझ लेंगे। आपको बता दें इंडिया में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो है स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जब पुराने उद्योग जो हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि बैंकें बंद हो रही हैं, बैंक की जगह हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग पे या ऑनलाइन कंसेप्ट आ जाने की वजह से बहुत सारे जॉब चले गए। या जब कोई नया सेक्टर आता है, जैसे आईटी सेक्टर आ गया, तो बहुत सारे अब आने वाले समय में हो सकता है बुक्स जो कंपनियां या मैन्युफैक्चर हो रहे थे, पेजेस वो कम हो जाएंगे, वहां पे लोग कम हो जाएंगे, अब चीजें पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। तो जब वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये हर देश में ऐसा होता है कि जब डेवलपमेंट होता है तो उस तरीके के आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब जो लोग कंपनियों में काम कर रहे थे, आप सोच लो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे जहां पे पेपर बन रहे थे, अब वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी वन लाइनर टाइप का। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इन इंडिया इज कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश होती है और यही कलेक्ट करती है, यही बताती है इतना परसेंट बेरोजगारी रेट है, सॉरी बेरोजगारी दर है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या यूएनओ? तो यूएनओ किसी भी सूरत हाल में नहीं होगा, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। नीति आयोग का काम ये नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। तो अब बस फाइनेंस कमीशन का भी काम नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका एनएसएसओ। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही लग रहा होगा, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम ही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा है उनको पहले तो ये कलेक्ट करता है फिर उसको पब्लिश करता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं, कितने टाइप्स की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है? इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया आर, क्या रूरल अंडर एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल की बात की, संरचनात्मक बेरोजगारी तो रहेगी ही। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है एक कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे सीजनल, जैसे कोई एक ऐसी सीजन आती है, जैसे आप कहते हैं ना ऑफ सीजन आ गई तो हम बेरोजगार हो गए हैं। जैसे आप छुट्टियां हो जाती हैं तो टीचर्स बेरोजगार हो जाते हैं, इंट्रेंस एग्जाम आता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं तो जॉब जो टीचर्स होते हैं उनको मिल जाती है। ये मैं थोड़ा कोरिलेट कर पा रहा हूँ, बाकी ढेर सारे ऐसे
खासकर एग्रीकल्चर में होता है। जब बरसात के समय आता है तो उस समय बेरोजगारी मतलब बेरोजगार लोगों को काम मिलता है प्राइवेट सेक्टर या खेतों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे ग्रामीण अल्प रोजगार का मतलब है कि जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, उसमें क्या होता है 100 दिन का रोजगार मिलता है 365 दिन में, 365 डेज में 100 दिन का काम मिलता है सरकार द्वारा। लेकिन बाकी दिन जो 265 है वो बेरोजगारी एक तरीके से, मतलब अगर ऐसे देखेंगे तो इंडिया में इन सभी टाइप की, ऑल ऑफ दीज टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपने स्क्रीन पे। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अब देखिए, ये हमेशा बेरोजगारी से हम कोशिश करेंगे एक क्लास में बिल्कुल इसी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे ही जितनी भी चीजें हों वो लाई जा सके। आज के समय थोड़ा बर्निंग इशू भी है। यहाँ पे क्या लिखा है? बेसिकली विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन एग्रीकल्चर। तो किस टाइप की दिखती है? स्ट्रक्चरल, ओपन, इनविजिबल, या यहाँ पे फ्रिक्शनल। तो ये आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो इंडिया में जो सबसे अधिक बेरोजगारी की प्रधानता है वो है, इसको डिसग्यूज भी कहते हैं, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि कुछ हमें या देश को ऐसा लगता है कि लोगों के पास रोजगार है, लेकिन एक्चुअल में रोजगार होता नहीं है। आज के समय बेरोजगारी ये है कि लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं बस। और जो डेटा आता है उसमें ऐसा लगता है कि लोग एंगेज हैं किसी न किसी सेक्टर में। जैसे जो गवर्नमेंट डेटा निकालती है तो वो क्या सोचती है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगे, लेकिन एक्चुअल में एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग हट रहे हैं, उसमें उनका मन हट रहा है, उसमें प्रॉफिट नहीं है। और इस तरीके के जो मिसकंसेप्शन कह लीजिए वो इसके अंडर आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी जो है ये कृषि में मूलतः इस प्रकार की, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसमें लगता है कि इतने लोग लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में इतने लोग लगे नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग बेरोजगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा हो गया है। अच्छा नहीं, उसमें प्रधानता लिखा था, मतलब बेसिकली यहाँ पे लिखा है बेसिकली विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन एग्रीकल्चर, और यहाँ पे लिखा है व्हाट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन एग्रीकल्चर। तो वही सेम हो जाएगा, संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और स्ट्रक्चरल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें, इसका भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसको प्रछन्न बेरोजगारी या डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसकी बात मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। ये ये किसे कहते हैं, इसका मीन यहाँ पे दिया है। आप अगर नहीं भी जानते हो, मैं आपको बता दूं, कुछ टर्म्स की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए, तो आपका इकोनॉमी जो पोर्शन है ये आपका कवर हो जाएगा यूजुअली। देखिए, प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, या डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट मींस वांटिंग टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क। मतलब आप काम करने के इच्छुक हो हैं लेकिन काम ना मिलना। नॉट गेटिंग वर्क एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, मतलब कंटिन्यूअसली वर्क नहीं मिलना। या विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। इनसफिशियंट कैपिटल टू एम्प्लॉय लार्जर लेबर फोर्स, या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन रिक्वायर्ड। इसका आप सभी लोग अगर आप जानते हो, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड या बीकॉम किए हो, तो वो तो आंसर इसका दे सकते हैं। आपको बता दें, डिसग्यूज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आप कहेंगे सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या? आपको बता दें, आज के समय क्या है कि जहां पे 2 पोस्ट के लिए जॉब आ रही है, वहां पे आपको लगभग, मैं तो कम ही बताऊंगा, मे बी वो 50 के 50,000 तक आप अप्लीकेंट आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है आज के समय अगर कोई सेक्टर है तो उसमें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एक खेत में जहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता है, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि उनको और कोई काम नहीं है, इसलिए कम, आप कह सकते हैं कि वेजेस पे, कम सैलरी पे भी लोग वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसको हम प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? अब यहाँ पे रूरल इन एरियाज इन इंडिया में पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड मोस्ट इन रूरल एरिया इन इंडिया? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी,
उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में बेरोजगारी न पाई जाए। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कि जैसे मान लीजिए 12 महीने हैं तो उसमें से कुछ महीने हो सकता है 4 महीने काम ना मिले, उसके बाद 8 महीने काम मिले, या 2 महीने काम मिले फिर 1 महीना गैप हो, मतलब ऑफ सीजन आ जाए। इस तरीके की जो वर्क है, इस तरीके के खासकर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। जैसे गेहूं की खेती है, फिर जब धान की खेती आएगी तो उसके बीच में गैप हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो बेरोजगारी उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव, सीजनल और इनविजिबल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, और एग्जैक्टली एट प्रेजेंट टाइम विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हैज बिकम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द कंट्री। ऑप्शन देख लीजिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं इसको हिंदी में ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी शिक्षित, या खुली बेरोजगारी। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कोरिलेट कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बता दें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में शिक्षित लोग अधिक हैं और उनको वर्क नहीं मिल रहा है, और इस तरीके की बेरोजगारी को नया नाम या नया टर्म दिया गया, एडुकेट अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग एलिजिबल हैं, फिर भी उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके लिए वर्क नहीं है। तो इस तरीके की बेरोजगारी हमारे देश की सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है प्रेजेंट टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, सिचुएटेड है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड, शिमला, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली। तो ग्रामीण विकास संस्थान जो सिचुएटेड है वो है हैदराबाद। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूशन ये स्थित है, इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, जो हमने अभी आपको बताया उसके कारण क्या है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय, किस कारण होती है, ये भी आप कह सकते हैं इसको। अस्फीति की अवस्था, डिफ्लेशनरी कंडीशन, भारी उद्योगों की अभिनीति, एफ्लुएंस इन हैवी इंडस्ट्री, कच्चे माल की कमी की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिखा है स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऑप्शन डी जो है, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, इनएडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब अब जैसे जो चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, जैसे आईटी सेक्टर आ रहा है तो उसमें क्या है कि अब जो लोग अनएजुकेटेड हैं वो लोग कैसे वर्क कर सकते हैं, अब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस तरीके के ही बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण जिसको इंग्लिश में आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसका मीन क्या है एक्चुअल में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। एनटीए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, और हमेशा जो स्टेट लेवल की एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी, वित्तीय बाजार का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, घरेलू घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका मीन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मीन आप जान लीजिए। जैसे आप समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था में ये कहा जाता है कि पूरा वर्ल्ड एक विलेज है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो एक विलेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के समय में हमारे लिए कोई भी चीज, प्रोडक्ट बेचना या उसको खरीदना इम्पॉसिबल नहीं रह गया है। मतलब हम घर बैठे चीजों को मंगा पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था है, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी कह लीजिए, लोकल इकोनॉमी, एक्चुअली यहाँ पे लोकल टर्म ज्यादा सही होगा, लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेट कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है कि आज के समय में हम फ्लिपकार्ट, अमेजन का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल कर पा रहे हैं, ऐसा पहले व्यवस्था नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पूरा वर्ल्ड जो है एक विलेज हो गया और आपस में कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके की व्यवस्था है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं।
क्वेश्चन 18 देखिए, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करती है। एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन पूछा है, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा भी आप लोगों को। आपको बता दें, जो हमारे इंडिया में आप कहेंगे कि सर पॉवर्टी कैसे चेक होती है या उसका क्या पैरामीटर है, तो आपको बता दें कि ये डिटरमाइंस पॉवर्टी लाइन जो है वो की जाती है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये देखा जाता है कि इस परिवार को या इस व्यक्ति को दिन में जितनी कैलोरी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी मिल पा रही है कि नहीं। अगर इससे नीचे मिल रही है तो वो गरीब है। आप जान के, अगर जो लोग नहीं जानते वो जान के थोड़ा सा आप शॉक्ड होंगे कि आपको लग रहा होगा कि पैसे से देखकर या एजुकेशन से देखकर पॉवर्टी देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में जो पॉवर्टी है वो देखी जाती है पोषण आवश्यकताओं के आधार पर, कि उसको पोषण पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं। अगर एक गरीब परिवार है, इसीलिए आप देखे होंगे कि अनाज वितरण होता है हमारे यहाँ। गरीब होने की वजह से पॉवर्टी या पुअर पीपल्स को क्या अनाज वितरण किया जाता है, पैसा वितरण नहीं किया जाता है। अनाज इसलिए किया जाता है कि कम से कम वो न्यूट्रिशनली जो उसके अंदर आप कह सकते हैं डिफिशियंसी है, कमी है, उसको पूरा किया जा सके। और इसी कंसेप्ट के बेस पे एक एक पैरामीटर डिसाइड किया गया। आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। शायद आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बता दें, जो रूरल एरियाज हैं या रूरल सेक्टर हैं, एरियाज कह लीजिए, उसमें 2400 कैलोरी अगर एक पर्सन एक प्रतिदिन से कम प्राप्त करता है, मतलब 2400 कैलोरीज अगर उसको प्राप्त मिल रही हैं तो, और इससे ऊपर है, अगर इतनी मिल रही है मिनिमम, तो वो गरीब नहीं है। इससे कम मिलेगी, इसका मतलब है कि उसके पास खाने के लिए अगर इतना मिल रही तो इसका मतलब उसके पास खाने के लिए इनफ है। और अगर यही देखा जाता है, जब आप इसके यहाँ पे देखिए पूछा भी है कि यहाँ पे लिखा, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। तो यही जो इसका क्राइटेरिया है, ये अर्बन क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों के लिए ये कैलोरी अंतर्ग्रहण है। क्या होगी, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस who get less than 24 calories per day in rural areas are considered below the poverty line। उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। The calories intake for अर्बन एरियाज, तो ये अर्बन एरिया के लिए क्या होगी, तो आप कहोगे सर जो गांव में या रूरल एरियाज में रह रहे हैं सबके लिए सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूरल एरिया में है उसके लिए तो आपने देख लिया, अर्बन एरिया के लिए मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए ये पैरामीटर 2100 है। 2100 कैलोरी, जिस अगर कोई शहर में आदमी पर्सन रह रहा है, 2100 कैलोरी से अगर उसे कम मिलेगा या मतलब उसको खाने के लिए कम होगा, तब माना जाएगा वो गरीब है। तो ये एक कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। वो किसके सर्वे होते हैं, नीति आयोग जो है वो एस्टिमेट द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ हुज सर्वेस, किसके सर्वे पे, एनएसओ, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, या यहाँ पे आप देख सकेंगे सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आरबीआई या वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि इसको कलेक्ट करने का और पब्लिश करने का काम जो है वो है एनएसएसओ को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे डेटास को एक जगह कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। एक और एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बनता है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, हुज फॉर्मूला डज द नीति आयोग यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है, तो ये वही सूत्र है जिसमें कैलोरीज में देखा जा रहा है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में देखा जा रहा है। और ये किसका सूत्र है, या ऑप्शन, ये नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं डाडेकर एवं रथ, या बीएस मिन्हास, यहाँ पे डीटी लकड़वाला और पीके वर्धन। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डीटी लकड़वाला। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस तरीके से पॉवर्टी को देखा जाता है। वर्ल्ड के बहुत से ऐसे देश हैं वो अलग अलग पैरामीटर अपनाते हैं अपने देश में पॉवर्टी को डिसाइड करने के लिए, और इंडिया में हमने देखा कि किस तरीके से डिसाइड होती है।
आज के सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप अगर जानते रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे, तो आप ज़रूर इसका नोट्स बना लें और ये इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस टॉपिक को पढ़ाइए या बताइए, बताने की आवश्यकता है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड, जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को कोशिश की जाएगी कि एक क्लास अनएम्प्लॉयमेंट पे डिटेल में बता दिया जाए। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेट में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।